हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिट एजुकेशन। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने सीक्वेंस और सीरीज चैप्टर को स्टार्ट किया। इस सीक्वेंस और सीरीज के चैप्टर में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जाना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के प्रीवियस वीडियो में हमने उसके इंट्रोडक्शन को समझा और उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो आज की इस वीडियो में भी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके लिए, जो कि आपके बोर्ड के साथ साथ एनटीएससी के एग्जाम के लिए भी काफी हेल्प करेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनको कैसे सॉल्व करना है वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन इफ a पावर n plus 1 plus b पावर n plus 1 divided by a पावर n plus b पावर n is the arithmetic mean of a and b। ये हमारा पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देख लिया आपने क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आएंगे और साथ ही साथ एनटीएससी के एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, तो बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए बात कर रहे हैं। जब हम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बात करेंगे, जब हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे, तो उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन है। तो तीनों के लिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। कोई तीनों में से कोई एक आ सकता है आपके लिए। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो हमारा अरिथमेटिक मीन होता है, अगर हम ए और बी के बीच में एक अरिथमेटिक मीन निकालें तो उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे द अरिथमेटिक मीन ऑफ the arithmetic mean of a and b। ठीक है, a and b। तो a और b के बीच में जो अरिथमेटिक मीन होता है, इसकी वैल्यू हमारे पास आती है a प्लस बी बाई टू। क्या होती है? a प्लस बी बाई टू। जियोमेट्रिक मीन अलग होगा, हार्मोनिक मीन अलग होगा। तो अरिथमेटिक मीन जब भी आपकी बात होगी कि कभी भी अगर अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन आता है किन्हीं दो नंबर के बीच में, वो कितना रहता है? a प्लस बी बाई टू का। a प्लस बी बाई टू का हमेशा याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, अब जब हमारे पास अरिथमेटिक मीन a और b के बीच में a प्लस बी है, तो ये जो a प्लस बी बाई टू है वो किसके इक्वल हो जाएगा? a पावर n प्लस वन प्लस बी पावर n प्लस वन डिवाइड बाई a पावर n प्लस बी पावर n, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर हमें क्या गिवन था? गिवन क्या है हमारे पास? जो हमारा अरिथमेटिक मीन होगा, मतलब a प्लस बी बाई टू की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? वो इक्वल होगी a पावर n प्लस वन प्लस b पावर n प्लस वन डिवाइड बाई a पावर n प्लस b पावर n, इसके इक्वल होगा। अब हमें क्या करना है? बस इस इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व कर लेना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो a प्लस बी, यहाँ पे क्या आएगा? a पावर n प्लस b पावर n इक्वल में टू का मल्टीप्लाई किए तो टू a पावर n प्लस वन प्लस b पावर n प्लस वन। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या किए? अब उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए एक, अब पहले हम a पावर n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या वैल्यू आएगी? a प्लस वन, a पावर n प्लस वन। कैसे? अगर हम a का a पावर n के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो a पावर n प्लस वन, n यहाँ पे वन है तो n प्लस वन हो जाएगा। ये तो बेसिक सी चीज है। ठीक है, a का अगर a पावर n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? a पावर n प्लस वन आएगा। प्लस आगे बढ़ो, a का b पावर n के साथ होगा तो a b पावर n हो जाएगा। प्लस अब b का a पावर n के साथ होगा तो क्या बन जाएगा? b a पावर n। प्लस अब b का b पावर n के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो क्या वैल्यू आएगी? b प्लस b पावर n प्लस वन, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसका यहां से मल्टीप्लीकेशन आपको समझ में आया कैसे चीजें हुए? ठीक है, चलिए अब टू का मल्टीप्लाई कर लो, किसमें? टू पावर में n प्लस वन, मतलब टू इंटू टू पावर n a प्लस टू इंटू a पावर n प्लस वन प्लस टू इंटू b पावर n प्लस वन। ठीक है क्या? चलिए देखते हैं। अब इस a पावर n को और b पावर n को इधर ले जाते हैं, क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे? माइनस में आ जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं? तो यहाँ पे आएगा a b पावर n प्लस b a पावर n।
अब a पावर n+1 और b पावर n+1 को इधर साइड ले आते हैं, तो देखिए क्या बन जाएगा 2a पावर, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। अब ये a पावर n+1 आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में a पावर n+1, और ये जो b पावर n+1 है यहाँ पे आएगा तो माइनस में b पावर n+1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, a b पावर n प्लस b a पावर n इक्वल, अब 2a पावर n+1 माइनस a पावर n+1 क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे वैल्यू आएगी a पावर n+1 प्लस व्हाट इज द वैल्यू 2a पावर n+1 माइनस b पावर n+1, इट इज b पावर n+1। ऑल क्लियर, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए ये तो हमारे पास यहां तक आ चुका है। अब हम क्या करना चाहते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब अगर हम अब इस a पावर n+1 को इधर लेके जाएं और b पावर n+1 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा, a b पावर n को हम वैसे का वैसे रखते हैं, a b पावर n को हम वैसे का वैसा रखते हैं। अब इस b पावर n+1 को इधर ले जाते हैं तो माइनस में b पावर n+1, बताइए इस b पावर n+1 को इधर साइड में ले गए तो क्या हो गया, माइनस में b पावर n+1 इक्वल, यहाँ पे देखिए a पावर n+1, अब इस a किसको b पावर b इंटू a पावर n को इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में b इंटू a पावर n। बताइए कोई दिक्कत, इसको वहां ले गए और इस चीज को यहां पे ले आए, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट, अब देखिए इन दोनों में देखिए, किन में, दोनों में देखिए, इसमें और इसमें देखिए, तो b पावर n कॉमन आ रहा है, दोनों में b पावर n कॉमन आ रहा है, चलिए कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे आएगा b पावर n, यहाँ पे बचेगा क्या, यहां से जब हमने b पावर n को कॉमन किया तो यहाँ पे बचेगा a माइनस में, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे b बचेगा, b पावर n को कॉमन किया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, b पावर n इंटू b लिखा हुआ है ना, b पावर n+1 का मतलब क्या हुआ है, b पावर n इंटू b लिखा हुआ है, तो यहाँ से b पावर n कॉमन किया तो यहाँ पे a बचा, यहाँ पे क्या बचेगा, b बचेगा, तो a माइनस b इक्वल, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पर मैं a पावर n को कॉमन कर ले रहा हूँ, किसको, a पावर n को कॉमन कर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, a आएगी, और यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, b आएगी, और साथ में माइनस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए a माइनस b, यहाँ से a माइनस b क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू क्या आई, वैल्यू आई हमारे पास b पावर n इक्वल में a पावर n आई, इतनी वैल्यू, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू कैसे आ जाएगी, देखिए a पावर n इक्वल्स टू b पावर n, दोनों इक्वल है तो किसी को किसी के इक्वल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए a पावर n, अब इस b पावर n को यहाँ पे ले जाता हूँ, नीचे में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो a पावर n डिवाइड बाई b पावर n, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 के इक्वल होगी ना, b पावर n जब फिर से मल्टीप्लाई होगा तो b पावर n आएगा, यहाँ पे जीरो मत कर देना, कोई यहाँ पे जीरो मत कर देना भाई, यहाँ जीरो करोगे तो b पावर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिल्कुल भी यहाँ जीरो नहीं करेंगे, यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, तो ये बन जाएगा ए बी पावर n, दोनों में पावर सेम है तो पावर में दोनों का इक्वल हो गया, ए बी पावर n इक्वल में कितना आएगा, 1। चलिए अब हमें क्या निकालना है, b की वैल्यू निकालनी, हमें सॉरी n की वैल्यू निकालनी है, तो m की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1। अब मैं ध्यान से सुनिएगा कि जब मैं किसी में भी पावर, किसी भी नंबर में, किसी भी वेरिएबल में, किसी भी डिजिट में अगर मैं पावर 0 कर देता हूं, किसी भी नंबर में अगर मैं पावर को क्या कर देता हूं, 0 कर देता हूं, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाती है। अगर मैं बोलूं कि आपके पास 3 पावर 0, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अगर मैं बोलूं 1001, इसकी पावर में 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर मैं बोलूं a क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब बी क्यूब इतना है, इसकी पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। मतलब किसी में भी पावर अगर क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो यहां पर मैं अगर क्या इस 1 की जगह क्या मैं a बाई बी पावर 0 लिख सकता हूं, बताइएगा, क्या मैं a बाई बी पावर 0 लिख सकता हूं इस 1 की जगह, इस 1 की जगह क्या मैं a बाई बी होल पावर 0 लिख सकता हूं? अगर हाँ लिख सकते हैं, जी हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि किसी में भी, अभी आपने बताया कि किसी में भी अगर पावर क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है तो उसकी वैल्यू 1 बन जा रही है, तो जी हाँ ये 1 इसके इक्वल हो सकता है। अगर इसके इक्वल हो सकता है तो यहाँ पे देखिए दोनों क्या हो जा रहे हैं, सेम हो जा रहे हैं। यहाँ से और यहाँ से कंपेयर करने से n की वैल्यू कितनी आ जा रही है सर जी, यहाँ से कंपेयर करने से n की वैल्यू 0 आ जा रही है, और यही 0 हमारा क्या हो जा रहा है, आंसर हो जा रहा है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। समझ में आया?
तो हमें क्या निकालना था, हमें फाइंड करना था n की वैल्यू, और n की वैल्यू यहां से आ रही है 0, विच इज आवर आंसर। क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो ये हमारा एक पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए एक और क्वेश्चन को हम यहाँ पे समझते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इफ log 2 at a base 10, log 2 power x minus 1 at a base 10 and log 2 power x plus 1 at a base 10 be the three consecutive terms of an AP। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, एक एपी की सीरीज दी हुई है, और इस एपी की सीरीज में हमारे पास फर्स्ट टर्म है, हमारे पास सेकेंड टर्म है, हमारे पास थर्ड टर्म है। तो ये तीनों टर्म हमें दिए हुए हैं, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड एक्स। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास यहां पर देखिए, अब यहां पर दो कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। एक तो सबसे पहला एपी का कॉन्सेप्ट लगेगा, और दूसरा कॉन्सेप्ट लगेगा किसका, लॉग का। तो अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज पता है तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज नहीं पता है तो आपको यहां पे दिक्कत होगी। ठीक है, तो लॉग की प्रॉपर्टीज आपको यहां पे पता होनी चाहिए। इनइक्वालिटीज कहीं भी आ सकता है, लॉग कहीं पे आ सकता है, तो आपको ये दोनों जो फंक्शन है इनको हमेशा हमेशा तैयार रखना है। ठीक है, कहीं पर भी ये घुस जाते हैं, लॉग और इनइक्वालिटी कहीं पर भी घुस जाती है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एनटीएससी का एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये तीन टर्म जो है वो एपी में है। तीन टर्म कौन कौन से, चलिए लिख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि log of 2 at a base 10, log of 2x minus 1 at a base 10, और कौन सा, log of 2x plus 3 at a base 10। ये किस में है, ये एपी में है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब अगर ये तीनों टर्म एपी में है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इनका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो सेम होता है? क्या मैं बोल सकता हूं कि एपी का कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है? जी हाँ, बिल्कुल सेम होता है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो मैं देखिए इसको कैसे लिख सकता हूं, हमारे पास कॉमन जो डिफरेंस होता है वो कैसे आता है, मैं सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ माइनस करता हूं, मैं थर्ड टर्म को सेकेंड के टर्म के साथ माइनस करूंगा, तो वहां से हमें क्या वैल्यू आएगी, वहां से हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड होगा। तो मैं यही चीज यहाँ पे करने वाला हूं कि हमारे पास जो ये सेकेंड टर्म है, इस सेकेंड टर्म को मैं फर्स्ट टर्म के साथ माइनस करूंगा तो हमें कॉमन डिफरेंस मिलेगा, और वही कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, वही कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम होगी जब मैं थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म के साथ में माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, हमारे पास जो सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म कौन सा है, log of 2x minus 1, पार में कितना, 10। ठीक है, बेस में 10, इसको, ये सेकेंड टर्म है, इसको मैं फर्स्ट टर्म के साथ में माइनस कर दूंगा, मतलब log of 2 at a base 10। इसकी वैल्यू इक्वल आएगी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, कॉमन डिफरेंस d के इक्वल आएगी। और कॉमन डिफरेंस हम जानते हैं कि अगर मैं log थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म के साथ भी क्या कर दूं, माइनस कर दूं, देखो log of 2x plus 3 at a base 10 माइनस कितना, log of 2x minus 1 at a base 10, तो इसकी पूरे की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कॉमन डिफरेंस d के इक्वल होगी। ये चीज आपको समझ में आई क्या, कि अगर मैं सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ माइनस करूं और थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म के साथ माइनस करूंगा तो दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी, इसकी वैल्यू इसके वैल्यू के इक्वल होगी, और ये दोनों वैल्यू किसके इक्वल होंगी, कॉमन डिफरेंस d के इक्वल होंगी। ये चीज आपको समझ में आया क्या? अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो उसके बाद कुछ नहीं है, यहां से हमारे पास एपी का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया, वो खत्म हो गया। अब बस क्या करना है, लॉग की प्रॉपर्टीज को यूज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वहां से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलिए हम फाइंड कर देते हैं। ये तो हमने क्या बताया था, डी को बताया था। ठीक है, ये हमारा डी बताया था, तो यही हमारा क्या है, ये तो डी हो गया, खत्म हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है, इस वाले को। ठीक है, समझ में आया? इसको मैं गायब कर देता हूं, क्लियर हो गई, आपको दिक्कत ना आए। तो ये चीज समझ में आया? ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी आ रही है, क्या लॉग की प्रॉपर्टी है, इफ log of m माइनस log of n, बताइए क्या होता है, log of m माइनस log of n कितना होता है, log of m डिवाइड बाई n, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं? क्या मैं इसको log of ऐसा लिख सकता हूं, 2x माइनस log of 2x माइनस 1 बाई 2 लिख सकता हूं कि नहीं, बताइए, log of 2x माइनस 1 बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं।
जो हमारे पास 2x माइनस वन, लॉग ऑफ 2x माइनस वन माइनस लॉग ऑफ 2 है, तो इसको हम लॉग ऑफ 2x माइनस वन बाई टू अब एट अ बेस 10, ये ऐसा लिखा जा सकता है। ये कहां से प्रॉपर्टी है, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n इक्वल टू कितना होता है, लॉग ऑफ m डिवाइड बाई n होता है, इक्वल। यहां पर भी हम वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n की, तो क्या वैल्यू आएगी, ध्यान से देखिएगा, लॉग ऑफ एट अ बेस 10 हम पहले लिख लेते हैं, उसके बाद ये बनेगा 2x 2 पावर x प्लस 3 डिवाइड बाई 2 पावर x माइनस 1। इतनी बात समझ में आ गई क्या, ठीक है, क्लियर हो गई बातें। चलिए अब देखिए, अगर बेस हमारे पास सेम होते हैं तो लॉग हमारा कैंसिल हो जाता है, लॉग हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अगर हमारा बेस सेम है तो लॉग कैंसिल हो जाएगा। जब लॉग कैंसिल हो गए तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा 2x माइनस वन बाई टू इक्वल में यहाँ पे आया 2x प्लस 3 डिवाइड बाई 2x माइनस वन, ये हमारे पास वैल्यू आई, ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई। अब हमें इसको सॉल्व करना है, सिंपल सा इक्वेशन है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 2x माइनस वन स्क्वायर, दोनों सेम है तो स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल। अब इस 2 का 2x प्लस 3 के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, चलिए कर लेते हैं। इसका स्क्वायर खोल दीजिए तो क्या बनेगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस में क्या आएगा, 2 इंटू 2x, यही वैल्यू आएगी, इक्वल में। यहाँ पे देखिए ये क्या है, 2 इंटू 2x लिखा हुआ है, और ये कितना लिखा हुआ है, 6। 3 इंटू 2 कितना होता है भाई, 3 इंटू 2 कितना होता है, 6 होता है। अब यहाँ पे देखिए ये बना हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2x इक्वल में ये बना 2 इंटू 2x प्लस 6, इतना हो गया कि नहीं उतना। अब देखिए, अब इस 2 इंटू 2x सबको इधर ले जाते हैं, ठीक है, सबको इधर ले जाओ, किसी यहाँ पे क्या आ जाएगा, बस 0, सबको उधर ले जाओ, उधर ले जाएंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 2x स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 2x, ये वाला, ठीक है। अब ये देखिए ये 2 इंटू 2x इधर आएगा तो क्या बनेगा, माइनस में बनेगा, 2 इंटू 2x, ऐसा ही बनेगा कि नहीं। और ये प्लस है, यहाँ पे 6 इधर जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा और इक्वल 0। बताइए इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को, नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा इक्वेशन बनेगा ये कितना बन जाएगा, ये 4 इंटू 2x हो जाएगा कि नहीं, 4 इंटू 2 पावर x आएगा कि नहीं आएगा, माइनस 2 इंटू 2 पावर x, माइनस 2 इंटू 2 पावर x कितना बन जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 पावर x बन जाएगा कि नहीं। यहां से वैल्यू कितनी आएगी, -5 इक्वल 0, सिंपल। अब उसके बाद देखिए ये क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताइए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर मैं इसको आपको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ी देर के लिए क्या पुट कर दूं, थोड़ी देर के लिए मैं पुट कर देता हूं 2 पावर x को t के इक्वल, क्या करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए। आपको अच्छे से समझ में आए कि इस 2 पावर x को अगर मैं t के इक्वल कर देता हूं तो देखिए बड़े अच्छे समझ में आएगा आपको। क्या बन गया, ये t स्क्वायर बन गया, ये कितना बन गया, ये 40 बन गया, ये है आपका -5, क्या रहेगा, -5 और इक्वल 0। अब बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जी हाँ बिल्कुल बन गया। क्या मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकता हूँ, जी हाँ बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मिड टर्म स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, और दूसरा सीधाचार वैल्यू लगा दो, वैसे भी लगा दो ऐसे भी लगा दो। अब हम स्प्लिटिंग कर देते हैं, मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग कर देते हैं, सिंपल होगा, क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस, बताइए ये क्या बन जाएगा, 5 - 1t -5 इक्वल 0। इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को, इस 4 को हम क्या लिख देंगे, 5 - 1 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए टी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे -5t आ गया, ये प्लस टी हो गया, ये -5 हो गया, ये 0 हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन कर लो t को, इन दोनों में से कॉमन कर लो t को, इन दोनों में से 1 को कॉमन कर लो तो t -5 इक्वल 0। इन दोनों में से t -5 को कॉमन कर लो, इन दोनों में से t -5 को कॉमन कर लो, इन दोनों में से, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी, t -5 को कॉमन किए तो यहाँ पे आया t + 1 इक्वल 0। तो यहाँ से बताइए t की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से वैल्यू आ रही है t की वैल्यू -1 और 5 और -1 आ रही है। इस -1 को हमें कैंसिल कर देना है क्योंकि माइनस साइन हम लोग लेते नहीं है, माइनस की वैल्यू हम लोग कंसीडर नहीं करते, ठीक है। तो t की वैल्यू कितनी आई, 5। क्या ये t हमने क्या लिया था, t को हमने क्या लिया था, थोड़ी देर के लिए बोला था ना, थोड़ी देर के लिए ना, तो t को हमने क्या लिया था, 2 पावर x,
तो यहाँ से 2 पावर x इंटू 5 आ गया। अब बताइए x की वैल्यू, हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो क्या मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ? जी हाँ, आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी log ऑफ 5 एट अ बेस 2, log ऑफ 5 एट अ बेस 2। ये कहाँ से आया, देखिए अब पावर में हमें पावर में वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पावर वाली को वैल्यू अगर हम चाहिए, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अगर नहीं समझ में आया तो ध्यान से देखेंगे। a पावर x इक्वल्स टू b ऐसा लिखा हुआ है, ये कहाँ से आया, ये सब लॉग की प्रॉपर्टी है, ये सभी क्या है, लॉग की प्रॉपर्टी है, ये सभी क्या है, लॉग की प्रॉपर्टी है। देखिए देखिए देखिए, हाँ a पावर x इक्वल्स टू b लिखा हुआ है। तो हमें क्या चाहिए, अगर हमें पावर की वैल्यू चाहिए, मतलब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो इस a को उधर ले जाओ, इस a को इधर साइड ले जाएंगे। तो देखो ध्यान में देखना, log ऑफ ये क्या बन जाएगा, log, और ये जो b है हमारा b यहाँ पे रहेगा, और ये जो a है, ये a वो कहाँ पे आ जाएगा, log के बेस में आ जाता है। समझ में आया? हमें अगर x की वैल्यू चाहिए, हमें पावर में वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करते हैं, एक उधर साइड ले जाते हैं, log की प्रॉपर्टी से लगाते हैं, ठीक है। log ऑफ क्या, यहाँ पे नंबर b लिखा हुआ है, b लिख दो। ये जो पावर, यहाँ पे पावर में जो नंबर था, ये जो नंबर था जिसमें पावर थी x की, ये वाला जो नंबर होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, log के बेस में आ जाएगा, वही चीज यहाँ पे हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, log ऑफ 5 एट अ बेस 2, log ऑफ 5 एट अ बेस 2, यही हमारा क्या है, आंसर हो गया। समझ में आया, क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये हमने इतनी आसानी से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया। एक और क्वेश्चन को आपको समझ आते हैं, ठीक है, चलिए। तो आइए चलिए हम अपने तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इफ a1, a2, a3 डॉट डॉट an bn ap, ये हमें कुछ एक AP है दी हुई है, AP की सीरीज हुई है, ऑफ नॉन जीरो टर्म्स, ये सारे क्या है, एक नॉन जीरो टर्म्स है, मतलब जीरो वैल्यू नहीं होगी। देन फाइंड द सम ऑफ, हमें क्या करना है, इस पूरे टर्म का जो हमारे पास गिवन इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन सीरीज दी हुई है, इस गिवन सीरीज का हमें एक सम फाइंड करना है, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाई a1 a2 प्लस 1 डिवाइड बाई a2 a3 प्लस डॉट डॉट 1 डिवाइड बाई an माइनस 1 an, इसका हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। समझ में आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको सबसे पहले हम समझते हैं। क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि a1, a2, a3 कहाँ तक, an तक, ये किस में है, ये हमारे पास AP में है। अगर ये AP में है, बताइए अगर ये AP में है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सभी के लिए सेम होगा। अगर मैं सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ माइनस करूं, अगर मैं थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म के साथ माइनस करूं, अगर मैं फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म के साथ माइनस करूं, और अगर मैं किसको a पावर n माइनस 1 को लास्ट टर्म an के साथ माइनस करूं, तो सारी वैल्यू जो होंगी वो सेम होंगी, सारी वैल्यू क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? जी हाँ, आप बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो चलिए अब वही चीज हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देखिए हाँ, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोलने वाले, हम यहाँ पे ये चीज करने वाले हैं कि ये जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस होगा d, ये d जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा a2 माइनस a1 के। जी हाँ, बिल्कुल इक्वल होगा। इक्वल में a3 माइनस किसके, a2 के, a3 माइनस a2 के इक्वल होगा। और ऐसे ही इक्वल होते होते कहां तक जाएगा, ये इक्वल होगा किसके, a पार n माइनस a पार n माइनस 1। बताइए ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, a2 माइनस a1, 2 को जब मैं सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ माइनस करूंगा तो इसकी वैल्यू इक्वल होगी, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म के साथ माइनस करेंगे तो वैल्यू इक्वल होगी, और लास्ट में क्या, जो हमारे पास an वैल्यू लास्ट टर्म है उसको जब मैं सेकेंड लास्ट टर्म के साथ माइनस करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू आएगी, जो कि हमें इतनी सारी दी हुई है। मतलब ये जो d है वो इसके इक्वल होगा, ये d इसके भी इक्वल हो सकता है, ये d इसके भी इक्वल हो सकता है, ये d लास्ट टर्म इसके भी इक्वल हो सकता है, बिल्कुल होगा, हो सकता नहीं होगा। अगर ये d कॉमन है, ये d इतनी वैल्यू आ गई, तो अब ध्यान से देखिए हमारे पास जो भी कंडीशन है उस कंडीशन को लिख लेते हैं। हमें किसका सम फाइंड करना है, हमें सम फाइंड करता है 1 डिवाइड बाई a1 a2 प्लस 1 डिवाइड बाई a2 a3 प्लस डॉट डॉट 1 डिवाइड बाई a पावर n माइनस 1 इंटू an, इसका हमें क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा यही हमारा यहाँ पे एक
जो टर्निंग पॉइंट आएगा वो यहाँ पे आने वाला है। क्या टर्निंग पॉइंट है? हमें क्या करना है, हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डी का मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में डी का, स्मॉल डी, और स्मॉल डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमें क्या कर देना है? डी का मल्टीप्लाई। अगर यहाँ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई करें तो दोनों कर पिट के क्या बन जाएगा? एक बन जाएगा, वन बन जाएगा। तो वन की जगह हम डी बाई डी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो डी बाई डी हो गया 1 डिवाइड बाई a1 a2 प्लस 1 डिवाइड बाई a2 a3 प्लस 1 डिवाइड बाई a पावर n माइनस 1 इंटू an। क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारे पास ये न्यूमिनेटर डी है, इसको हम अंदर में मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर को वैसे का ही वैसे लिख देते हैं। ठीक है, तो चलिए डी का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? डी डिवाइड बाई a1 a2, ये डी है ना, डी प्लस यहाँ पे क्या आएगा? ये भी डी डिवाइड बाई a2 a3 प्लस डॉट डॉट लास्ट टर्म में भी आएगा डी डिवाइड बाई a पावर an माइनस 1 इंटू an आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? हमने बस क्या किया? डी का मल्टीप्लाई और डी का न्यूमिनेटर में डी का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में भी डी का मल्टीप्लाई कर दिया। ये वाले जो हमारे पास डी था उस पूरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए हमें क्या पता है? हमें ये तो पता है कि डी की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है? a2 माइनस a1 है। तो क्या इस वाले डी में मैं a2 माइनस a1 पुट कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। इस वाले डी में क्या मैं a3 माइनस a2 पुट कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और लास्ट वाले डी में क्या मैं an माइनस an माइनस 1 पुट कर सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी वैल्यू किसके इक्वल है? ये सारी वैल्यू तो डी के इक्वल है ही। ठीक है, तो देखिए ये 1 बाई डी जो है उसको हम ऐसे ही रखते हैं। इस वाले डी की जगह हम क्या पुट करना है? हमें a2 माइनस a1 डिवाइड बाई a1 a2 प्लस यहाँ पे इस वाले डी में हमें क्या पुट करना है? a3 माइनस a2 डिवाइड बाई a2 a3 प्लस ऐसे ही लास्ट टर्म में हमें क्या पुट करना है? यहाँ पे हमें पुट करना है an माइनस 1 डिवाइड बाई an माइनस 1 इंटू an। बताइए कोई दिक्कत आई क्या इसमें? इतने में कोई दिक्कत आई क्या? अगर इतने में दिक्कत नहीं आई तो आगे भी नहीं आएगी। 1 बाई डी। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? इसको सेपरेटली कर लेते हैं, सेपरेट कर देते हैं अलग अलग। मतलब क्या लिख दूं मैं? a2 डिवाइड बाई a1 a2 लिख दूं, माइनस क्या आएगा? a1 डिवाइड बाई a1 a2। लिख सकते हैं कि नहीं भाई? लिख सकते हैं कि नहीं? इसको फिर से हम एलसीएम लेंगे तो वही वैल्यू आएगी। तो इसको हम क्या लिख लिए? सेपरेट कर दिए, अलग अलग कर दिए। प्लस यहाँ पे भी कर दीजिए a3 डिवाइड बाई a2 a3 माइनस क्या आएगा? a2 डिवाइड बाई a2 a3 कर दिए। अब लास्ट टर्म में भी सेपरेट कर देते हैं तो क्या आएगा? a पावर n डिवाइड बाई an माइनस 1 इंटू an माइनस में an माइनस 1 डिवाइड बाई an माइनस 1 इंटू an आ गया। बताइए ठीक है, समझ में आ रहा है? हमने क्या किया? इनको सेपरेटली अलग अलग कर दिया। अब जब हम अलग अलग कर दिए तो यहाँ पे कुछ कटे पिटेगा, चलिए काट पीट देते हैं, कुछ हम काट पीट देते हैं। ये 1 बाई डी तो रहेगा ही नहीं भाई, 1 बाई डी तो हमारा है ही है, इसको तो कुछ कर ही नहीं रहे हम। अब यहाँ पे देखिए a2 कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आई? 1 बाई a1 माइनस यहाँ पे a1 कैंसिल हो रहा है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आई? a2 आ गई, 1 बाई a2 प्लस यहाँ पे देखिए a3 कैंसिल हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा? प्लस 1 बाई a2 माइनस यहाँ पे देखिए a2 कैंसिल हो रहा है तो ये माइनस का 1 बाई 3 बन जाएगा। ऐसे ही ये आते जाएगा। और लास्ट वाला टर्म देख लीजिए, यहाँ पे an कैंसिल होगा तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी? a पावर में n माइनस 1 और ये माइनस में क्या आ जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 1 डिवाइड बाई an 1 डिवाइड बाई an। बताइए इतनी समझ में आई? इतनी वैल्यू समझ में आई? सारी चीजें अभी तक यहाँ जितना भी हुआ वो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई। चलिए अब देखिए यहाँ का ये जो माइनस होगा ये प्लस से कैंसिल हो जाएगा। ये वाला जो माइनस 1 बाई 3 है यहाँ पे आएगा प्लस 1 बाई 3, उससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब वो उसके बाद 1 डिवाइड बाई a पावर 4 जो होगा वो माइनस वाला प्लस के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो क्या होगा? यहाँ पर ये बीच वाली जितनी भी वैल्यू है कहाँ तक? 1 डिवाइड बाई a पावर n प्लस a माइनस 1 तक, यहाँ तक सारी वैल्यू जो बीच की वैल्यू है वो सारी वैल्यू क्या हो जा रही है? एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। सारी की सारी वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी, चाहे आप करके भी देख लीजिए। सारी की सारी अभी तक हमने क्या किया था? बस a3 के लिए सॉल्व किया था। अगर आपको और ज्यादा समझना है तो आप a4 के लिए, a5, a6, a7 यहाँ तक के लिए भी कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें n तक करना है तो आप उतना तो कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमें यहाँ समझ में आ रहा है
कि जो बीच वाली सारी वैल्यूज है वो क्या हो जा रही है, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जा रही है। मतलब एक प्लस में होगा तो एक माइनस में होगा, एक प्लस में होगा एक माइनस होगा, कैंसिल आउट हो जा रही है। ठीक है, तो जैसे ये सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो गई तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास केवल फर्स्ट टर्म बचेगा और हमारे पास केवल लास्ट टर्म बचेगा। तो हम उसको नोट कर लेते हैं 1/d में। तो यहां से कितनी वैल्यू आई, 1/a1 आया, माइनस रहेगा लास्ट टर्म किस में रहेगा, माइनस में 1/an। ये हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बस आएंगे, और बाकी बीच की सारी वैल्यू क्या हो जा रही है, कैंसिल आउट हो जा रही है। ठीक है, 1/d। अब यहां पे देखिए एलसीएम ले लेते हैं, तो a1 और an आ जाएगा। यहां पे क्या आएगा, an माइनस a1। बताइए एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या मैं an लिख सकता हूं, क्या मैं an लिख सकता हूं। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, जो सॉरी गिवन सीरीज है, इस गिवन सीरीज में हमारे पास क्या है, एपी की सीरीज है। तो उस एपी की सीरीज में क्या मैं an लिख सकता हूं। an क्या होता है, an होता है लास्ट टर्म, an क्या होता है, tn या फिर लास्ट टर्म। लास्ट टर्म बोलेंगे tn या फिर an। तो tn का फॉर्मूला हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। आप यहां पे देखिए ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, और गिवन हमारी सीरीज है। देखिए गिवन सीरीज में ए क्या है, गिवन सीरीज में बताइए ए क्या है। गिवन सीरीज में ए की वैल्यू किसके इक्वल है, गिवन सीरीज में ए की वैल्यू a1 के इक्वल है कि नहीं, बताइए। गिवन सीरीज में ए की वैल्यू a1 के इक्वल है क्या, जी हाँ बिल्कुल इक्वल है। चलिए आगे, चलिए अब नीचे बढ़ते हैं। तो गिवन सीरीज में जब ए की वैल्यू a1 है तो यहां पर मैं a1 पुट कर दूंगा, n हमें पता नहीं है, d हमारे पास ठीक है, इतना है। तो क्या मैं इस an की वैल्यू इतनी पुट कर सकता हूं, क्या मैं इस an की वैल्यू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी पुट कर सकता हूं, जी हाँ पुट कर दीजिए। तो चलिए वहां पे पुट कर देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे पुट करेंगे आप, तो क्या वैल्यू आएगी, देखते जाइएगा 1/d। यहां से an की वैल्यू पुट करेंगे, क्या वैल्यू पुट करेंगे, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये किसकी वैल्यू हो गई, an की वैल्यू, और माइनस a1 तो पहले से है, डिवाइड बाई क्या बनेगा, a1 an बन जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, सॉरी ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट हो गया। और देखिए ये d से ये d भी हमारा कैंसिल आउट हो गया। तो लास्ट हमारे पास वैल्यू कितनी आई, n माइनस 1 डिवाइड बाई a1 an, और यही हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया कि हमारे पास जो भी गिवन कंडीशन थी, गिवन सीरीज थी, उसका हमने सम किया तो उसकी वैल्यू आई n माइनस 1 डिवाइड बाई a1 an। क्या आई, a1 an। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है, हम आपके लिए केवल आधे घंटे की वीडियो लेके आ रहे हैं, मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन ही लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपको बोरियत ना महसूस हो। ठीक है, आप जो है आप आराम से 2 से 3 क्वेश्चन बिल्कुल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ज्यादा इसी से अरिथमेटिक से ही हम कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए आधे घंटे के लिए। ठीक है, तो ये हमारा 3 क्वेश्चन हो गया। आगे आने वाली वीडियो में फिर से 3, कहीं 4 होगा, कहीं 3 होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए, तो फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।